हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे 22 दिसंबर के द हिंदू न्यूज में जितने भी यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे हैं, सबको हम बारी बारी से देखेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें। देखिए, पहला है कि भारत ने जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा है। अब इसमें तो ये हमारा न्यूज हो गया, लेकिन इससे निकाल कर क्या पढ़ना है वो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे हमें इसको पढ़ना है कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन कैसे हैं, बांग्लादेश ने कौन सा साइन किया है, तो वही देख लीजिए। बांग्लादेश ने हाल ही में घटनाओं में कड़ी निगरानी रखने की बात कही है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है और भारत में बांग्लादेशी राजनयिकों को धमकी से जुड़े खबरों को भ्रामक प्रचार को मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा बताया है भारत ने। इसमें क्या हमको देखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गहरी चिंता जताते हुए मायन सिंह में एक हिंदू युवक की हत्या को घृणित अपराध बताया है। ढाका के मीडिया ने उल्टा सीधा खबरें फैला रही हैं। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से देखना है। अब कहने का मतलब क्या है कि हमको इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से देखना है। माइनॉरिटी राइट और ह्यूमन राइट, यानी बांग्लादेश में माइनॉरिटी का क्या राइट है और ह्यूमन राइट का क्या वायलेशन हो रहा है, सब देखना है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बांग्लादेश फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेबिलिटी से सभी चीजें फिलहाल कुछ इसका डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बन रहा है। डिप्लोमेसी एंड कंज्यूलर इशू बन रहा है, जो वीजा के लेकर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। कोई भी वीजा नहीं मिल पा रहा है बांग्लादेश में, चाहे बांग्लादेश वालों को यहाँ पे। अब एस्थेटिक से जोड़कर हम इसको देखेंगे। जीएस पेपर 2 पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, इंडिया वैल्यू एंड ग्लोबल नॉर्म। भारत ने प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट को इंडिया वैल्यू को बताया है और ग्लोबल नॉर्म्स को भी बताया है। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए किया गया था 1961 में। सेफ्टी ऑफ डिप्लोमेट्स, यानी जो भी हमारे डिप्लोमेट्स है उसको सेफ्टी मिले, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत 1961 में किया गया था। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी ये क्या करता है, बांग्लादेश फॉलो करता था पहले, अभी नहीं कर रहा है फिलहाल। ये भी किया गया है। पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया में, ठीक है, साउथ एशिया में फर्स्ट पॉलिसी को लेकर भी इससे हुआ था नेबरहुड पॉलिसी। इसको हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी से भी देख सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन होगा और अनरेस्ट पैदा होगा, जैसे कि आप फिलहाल में देख ही रहे हैं कि हमारी आर्मी ने चिकन एक्सपो अपनी प्रेजेंट बढ़ा दिया है। इम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन, और माइग्रेशन की भी इशू देखने को मिलेगा, वीजा का भी इशू देखने को मिलेगा, और पीपल टू पीपल कनेक्ट लोग नहीं रह पाएंगे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होगी। अब हमारे प्रीलियम पॉइंटर्स के व्यू से देखेंगे तो मायन सिंह जो ये सिटी है बांग्लादेश में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया है, ठीक है। कंजुलर सर्विस नॉट इज इक्वल टू डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अगर हम बढ़िया से, भारत ने जो मनरेगा को लेकर चेंजिंग किया है उस पर एक एडिटोरियल है, मतलब इसमें बताया गया है कि क्या क्या उससे हानियां होगी, क्या पहले वाले नियम में क्या है, अब वाले नियम में क्या है, मनरेगा में चेंजिंग हुआ है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए, हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने BGGRMG बिल को मंजूरी दे दिया है। यह कानून मनरेगा की जगह लाए जाने वाले रूप में बताया गया और ग्रामीण विकास के लिए 4 प्रमुख कार्य क्षेत्रों को तय करता है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारे के पॉइंट है उसको ध्यान से हम देखेंगे। इसमें देखिए, प्रेसिडेंट गेव असेंट, मैंने मंजूरी दे दिया है BGRMG बिल को। इट रिप्लेस मनरेगा विथ स्ट्रक्चरल चेंज, और ये मनरेगा को विथ स्ट्रक्चरल चेंज से क्या करता है, रिप्लेस करता है। इसमें गारंटी दिया जाएगा वर्क डेज को 100 से बढ़ाकर 125 दिन तक, यानी पहले वाले जो मनरेगा में 100 था लेकिन अब 125 कर दिया गया है। और इसके लिए बजट भी एलोकेट कर दिया गया है 1 करोड़ 51 लाख रुपए, मतलब 1.51 लाख करोड़ रुपए को एलोकेट कर दिया गया है। फोकस ऑन आउटकम पर इस पर फोकस ज्यादा किया गया कि इसको और कितना बेहतर बनाया जा सके, नॉट जस्ट क्रिएट वर्क। इसमें जॉब के नजरिए से नहीं देखा जा रहा है, इसको आउटकम कितना इससे निकाला जा सके उसको ध्यान में रखकर देखा गया है। ए सेंटर टू बी प्राइमरी फंडिंग पार्टनर, इसमें सेंटर भी प्राइमरी पार्टनर है। इसमें 60 और 40 का है, यानी 60% क्या देगा, यानी कि सेंटर देगा, 40% हमारा स्टेट देगा। इसमें मुख्य बिंदु वही है, समझ रहे ना। इसमें दोनों का लागत रहेगा, यानी केंद्र का लागत भी रहेगा, राज्य का लागत, लेकिन इससे पहले वाला में केवल केंद्र का लागत था, तो ये भी बात ध्यान रखना है। देखिए, इसमें फोकस किया जा रहा है 4 प्रमुख क्षेत्रों पर। वाटर सिक्योरिटी पर, यानी जल संरक्षण और जल उपलब्धता पर,
से नहर वहर किया जाता है ना, उस पर उसे कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़क और परिसंपत्ति निर्माण पर भी, ठीक है। उसके बाद है लाइवहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका साधन पर भी किया जा रहा है। एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन यानी जलवायु आपदा सहनशील कार्य पर भी इसमें फोकस किया जाएगा। तो ये सभी इसके मुख्य 4 फैक्टर हैं। अब इसे स्टैटिक जीके से लिंक करके हम क्या पढ़ेंगे, तो ये हमारा जीएस पेपर 2 से गवर्नर एंड वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। राइट टू वर्क अप्रोच, राइट टू वर्क अप्रोच को देता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 39 और 41 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेंटर स्टेट फिशल रिलेशन है, और इसमें सेंटर और स्टेट का फिशल रिलेशन दिखाता है, जो कॉस्ट शेयरिंग में, यानी कि दोनों आपस में सहमति जताते हुए इसमें शेयरिंग करेंगे। अब देखिए जीएस पेपर 3 से इकोनॉमिक एंड रूरल डेवलपमेंट से भी जुड़ा है। एम्प्लॉयमेंट हो गया, यानी ग्रामीण में रोजगार बढ़ेगी, लाइवहुड की सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्लाइमेट रेजिलेंस होगा, इमिग्रेशन में भी वर्क होगा, शिफ्ट फ्रॉम इनपुट बेस्ड टू आउटकम बेस्ड गवर्नर। इसमें इनपुट से ज्यादा आउटकम पर देखा गया कि इसको कैसे मतलब ज्यादा से ज्यादा इसको फायदेमंद किया जा सकता है। और प्रीलिम्स पॉइंटर में हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमारा स्टैटिक से जुड़ा हुआ है। मनरेगा को कब लाया गया था? 2005 में। इसमें सेंटर का कॉस्ट कितना था, यानी 100%, लेकिन एडमिन कॉस्ट अब हो गया है 9-10 का, यानी 90 और 10 हो गया है। न्यू चेंज एम्फसाइज एसेस क्वालिटी आउटकम, समझ रहे ना। अभी जो एसेस क्वालिटी है उसमें ज्यादातर आउटकम पर ध्यान दिया गया है। तो ये हमारा हो गया पहला एडिटोरियल। अब नेक्स्ट एडिटोरियल है, इसको लिखे हैं आप देख लीजिए, बद्री नारायण और अमल कृष्णन। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चीफ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के, और ये फॉलो मतलब इससे पहले इसमें नीति आयोग में रह चुके हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि हम अफ्रीका के साथ, यानी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक टाइड, यानी अफ्रीका के साथ जो भी इन पोटेंशियल है, भारत उसका कैसे लाभ उठा सकता है, और इंडिया कैसे अपना दबदबा अफ्रीका में ट्रेड के माध्यम से, इकोनॉमिक के माध्यम से बना सकता है। इसको विस्तार से देखेंगे, इस एडिटोरियल में दिया क्या है देखिए। तो इसमें कोर जो सार है, इंडिया अफ्रीका रिलेशन को दिखाया गया है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल साउथ लीडरशिप को देखते हुए इसमें जो पॉइंट है हमारा उसको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आज हम इसको देख लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? पश्चिम बाजारों की सुस्ती में अफ्रीका एक उभरता अवसर है, यानी समझ में आ रहा है ना। यानी पश्चिम बाजार में क्या है, मंदी पड़ा है, तो अफ्रीका एकदम मार्केट अभी क्या है, कोरा है। इसमें हम अवसर दिख रहे हैं। भारत अफ्रीका व्यापार क्षमता बहुत अभी कम है, क्षमता जितना है उतना से कम है, ठीक है। यानी इसकी क्षमता कितना होना चाहिए? लगभग 100 बिलियन स्टील पोटेंशियल है, समझ में आ रहा है ना। इंडिया अफ्रीका ट्रेड 100 बिलियन से पार हो जाना चाहिए। चाइना डोमिनेट अफ्रीका ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया मस्ट स्केल अप। लेकिन चाइना ने डोमिनेट किया है अफ्रीका से ट्रेड में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन इंडिया मस्ट स्केल अप है। अभी इंडिया क्या कर रहा है, इसमें बहुत पीछे है। फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, हमें फोकस करना चाहिए किस पर? मैन्युफैक्चरिंग पर, वैल्यू चेन पर, यानी वहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्शन बने, एमएसएमई पर, और मतलब और डिजिटल एंड एनर्जी पर, ठीक है। यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। अब देखिए यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन फर्म्स के लिए है। नीड रिस्क मिटिगेशन, लोकल करेंसी ट्रेड, हमें लोकल करेंसी में ट्रेड करना है, यानी अफ्रीका का जो भी करेंसी उसमें ट्रेड करना चाहिए। इंश्योरेंस भी देना चाहिए, एग्जिम भी करना चाहिए। एग्जिम सपोर्ट, यानी जितना भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसको हमें करना चाहिए, समझ आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टैटिक जीके से लिंकेज करके देखेंगे तो ये हमारे ग्लोबल साउथ लीडरशिप को दिखाता है। इंडियन अफ्रीका फोरम समिट है, ठीक है। जीएस इकोनॉमिक से भी जुड़ा हुआ है कि ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन होगा, सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, साउथ टू साउथ कॉर्पोरेशन। तो ये फोकस, ये जो टॉपिक है इस पर हम फोकस कर सकते हैं कि साउथ टू चाइना कॉर्पोरेशन क्या है, सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग की क्या स्थिति है अपने एग्जाम के लिए। अब अगला एडिटोरियल है हमारा कि जो विंटर, मैंने इसको देख लीजिए ध्यान से इस आर्टिकल को। इसमें बोला जा रहा है कि विंटर इज बिहाइंड, माने विंटर इज बिहाइंड ए लेस एक्रोमोनियस सेशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अपॉन। यानी कहने का मतलब है कि जो अभी विंटर सीजन हुआ है उसमें क्या किया गया है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पास हुआ है, कि जैसे मनरेगा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, गारंटी रोजगार योजना, बहुत से उसको बीजी राम जी लाया गया है। लेकिन इसमें जो बहस होने वाला बात है ना, बहुत कम हुआ, ना के बराबर हुआ, जो कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो इसमें क्या हम देखेंगे उसको देखिए, ठीक है।
अब आगे आ जाइए, यहाँ से हमें इसका कोर आइडिया देख लगते हैं। इसमें बोला है कि लेस एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट सेशन इज अपॉर्चुनिटी टू रीस्टोर, वही बात है न्यूज में हम जो लोग देखे। अब यहाँ पे आ जाइए, हम इसको देखेंगे कि शीतकालीन सत्र में बहुत से महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, बहस और जांच की कमी पर चिंता जताया गया है एडिटोरियल में। संसदीय समिति की भूमिका घटी है, यानी संसदीय का समिति का जो भूमिका है वो बहुत कम है। सकारात्मक पक्ष इसमें यही रहा कि कम हंगामा हुआ लेकिन अधिक कार्य हुआ, समझ आ रहा है। लेकिन लोकतंत्र है तो गहन चर्चा जरूरी है। अगर लोकतंत्र को हमें सही से करना है तो गहन चर्चा बहुत जरूरी है। अब ये क्या है, हमें पॉलिटी से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2। और रोल ऑफ पार्लियामेंट टॉपिक हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट का रोल एक नियम में क्या होता है। पार्लियामेंट कमेटी कौन कौन सी है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, यानी पार्लियामेंट कमेटी कैसे अकाउंटेबिलिटी रखती है और ट्रांसपेरेंसी रखती है। तो इस टॉपिक पर हमें तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे जी अगला एडिटोरियल है कि बियॉन्ड ऑफ ऑप्टिक्स इंडिया मस्ट पुश टू विजन फॉर शेयर ग्लोबल ऑर्डर अक्रॉस रीजन, यानी इंडिया का जो ऑर्डर है जो ग्लोबल साउथ की ओर जो है ना बहुत ज्यादा झुक रहा है। अब देखिए इधर यहाँ पे हम देख सकते हैं भारत की कूटनीति में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकता दिख रही है। मध्य पूर्व और अफ्रीका में रणनीतिक साझेदारी भी दिख रही है और फिलिस्तीन मुद्दे पर संतुलित रुख दिख रहा है, यानी मध्य पूर्व में और अफ्रीका में रणनीतिक साझेदारी दिख रही है और जो फिलिस्तीन मुद्दे पर कोई भी ऐसा विवादित नहीं आया है। प्रतीकात्मक यात्राओं से आगे ठोस परिणाम जरूरी है, यानी हमें ठोस परिणाम लेना चाहिए। इसमें क्या बात हुआ है कि अभी हाल ही में देखे कि पीएम मोदी ने विजिट किया जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान और ग्लोबल साउथ फोकस, यानी कि जो ग्लोबल साउथ है ना उसको फोकस किया जा रहा है। इसमें जॉर्डन आए, इथियोपिया आया, ये दो क्या है, और कि हमारा अफ्रीकन कंट्री है, ओमान है, ग्लोबल साउथ में आ जाएगा ये भी, ठीक है। ओमान मध्य एशिया में आता है। तो इसमें देखा जा रहा है कि मध्य एशिया से अपना रिश्ता सुधारते हुए चला जा रहा है। फिलिस्तीन का मुद्दा भी है, उस पर कोई प्रेशर चाहे एथी नहीं है और हमारा सब दिखा जा रहा है, ठीक है। हमें नीड टू कन्वर्ट विजिट इनटू इंस्टीट्यूशनल आउटकम, हमें अपने विजिट को इंस्टीट्यूशनल आउटकम में बदलना चाहिए। लीडरशिप रोल करना चाहिए, G20 में भी लीडरशिप, ब्रिक्स, EU इंगेजमेंट, इसमें सब कराए। हमें अपने विजिट को एक दूर के लिए सोचना चाहिए। अब हम इसको अपने स्टैटिक जीके से जोड़कर देखेंगे, जैसे G20 में जीएस पेपर 2 से जोड़कर इंटरनेशनल रिलेशन में ग्लोबल साउथ से रिलेशन क्या है भारत का वो देखना है। वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी कैसी है, मल्टीलेटरलिज्म कैसे है जिससे G20 और ब्रिक्स में भारत की भागीदारी कितनी है, सब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगला है न्यूज कि हमें लेसन लेना चाहिए किससे, चाइना से, ऑन टेकिंग पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन को कैसे कम किया। ये ओपिनियन है और इसको लिखे हैं हमारे, कौन लिखे हैं आप देख सकती हैं यहाँ पर, अमृता नाबियर लिखे हैं जो पीएचडी कैंडिडेट हैं और मेस्की आयर लॉ भी हैं स्कूल में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लॉ कर रही हैं। तो इस पर इनका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें क्या हुआ था ना, बैकग्राउंड में क्या है, चाइना एंड इंडिया बोथ फेस सेवर एयर पोल्यूशन, ठीक है। और सिंस 2023 बीजिंग शार्पली रिड्यूस PM 2.5 लेवल, और जो PM 2.5 लेवल है चाइना ने बहुत इसको कम कर लिया है। दिल्ली स्टिल रैंक एमंग द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, और दिल्ली जो क्या है अभी भी अपना स्थान उसमें बना हुआ है इसका मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में। देखिए चीन और भारत दोनों भीषण वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं, जिसमें ये हिंदी में आपको दिया गया है, आप दोनों देख सकते हैं क्योंकि दोनों में है। और देखिए अब चाइना ने इसको कैसे कंट्रोल किया, ठीक है। चाइना मॉडल टॉप डाउन गवर्नेंस विद क्लियर अकाउंटेबिलिटी, यानी जो टॉप से लेकर डाउन तक है, नीचे से ऊपर तक ले क्लियर अकाउंटेबिलिटी रखा, सभी कार्यों पर ध्यान दिया गया चाइना की तरफ से। कोयल टू क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ा गया, और जो हम कोयला है उससे आगे चलकर स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड एंड हैवी पेनाल्टी, इस पर ये सब पर काम किया गया है कि हैवी पेनाल्टी भी लगाया गया और स्टैंडर्ड उसका सेट किया गया है। और जो भी है मैसिव इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड मॉनिटरिंग पर, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पर ध्यान दिया गया। और पोल्यूशन ट्रीटेड एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, और पोल्यूशन को एक थ्रेट बताया गया पब्लिक के हेल्थ के लिए, और सभी पब्लिक को जागरूक किया गया जिससे ये समस्या
वहाँ पे खत्म होने की कगार पर आ गए। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इसमें कि इंडिया लैक्स, यानी इंडिया में प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो इसमें क्या है, फ्रेगमेंट गवर्नर्स यानी सेंट्रल स्टेट लोकल, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या है, सबका अलग अलग है। फ्रेगमेंट गवर्नर है, कहने का मतलब कि गवर्नर का अपना काम है, ठीक है, सेंटर का अपना काम, स्टेट का अपना काम है। सब लोग कहता है कि हम ये करेंगे, तुम हम ये करेंगे, यानी तीनों में आपस में सामंजस्य नहीं है। पहला तो ये मेन रूल हो गया। वीक इन्फोर्समेंट, और वीक इन्फोर्समेंट है अंडर फाउंडेड बोर्ड, और कोई इसके लिए बोर्ड नहीं बनाया गया है। और वीक इन्फोर्समेंट भी है, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। शॉर्ट टर्म मेजर है, यानी ऑड इवन ग्रेप है, यानी ऑड है इवन है। पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेशन, यानी पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन भी है। पोल्यूशन थ्रेटेड एज एपीज डोकी नॉट स्ट्रक्चरल, एक के एपीडोपिक है, कोई स्ट्रक्चरल नहीं है, इसलिए समस्या देखने को मिलता है। व्हाट इंडिया कैन लर्न, यानी इंडिया को कौन सा लेसन सीखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंडिया को लेसन यही सीखना चाहिए, मेक एयर पोल्यूशन एंड नेशनल हेल्थ प्रायोरिटी, यानी एयर पोल्यूशन को हमें नेशनल हेल्थ प्रायोरिटी मानना चाहिए। स्पीड अप क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, और हमें स्पीड अप क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर भी ध्यान देना चाहिए। और स्ट्रेंथ ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म करना चाहिए। और BS6 और EVS पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, समझा रहे ना। रिफॉर्म इंडस्ट्रियल जोनिंग एंड रिलोकेशन, रिफॉर्म इंडस्ट्रियल जोनिंग एंड रिलोकेशन पर ध्यान देना चाहिए। यूज रीजनल एयर साइड, और जो हमारा रीजनल एयर साइड है उस पर भी देखना चाहिए। और जो यहाँ पे हमारा स्टैटिक जीके से इसको लिंक करेंगे तो ये हमारे GS पेपर 3 इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। और PM 2.5 PM 10 को ध्यान में रखना है, पढ़ना है इसके बारे में। एयर सीड अप्रोच क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन, और EVS क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और GS पेपर 2 से भी जुड़ा हुआ है हमारा गवर्नेंस से, जो कॉर्पोरेटिव और सेंट्रलाइज फेडरलिज्म क्या है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन्फोर्समेंट क्या है, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने प्रीलिम्स पॉइंटर पर, यानी PM 2.5 क्या है, सबसे खतरनाक सूक्ष्म परम है। ये मतलब हवा में रहता है, हमको नंगे आंखों से दिखाई नहीं देता है, और सांस के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जाता है। CAQM क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी CAQM के फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी ये एयर क्वालिटी को ध्यान में रखने वाला इस मैनेजमेंट करता है। BS6 नॉर्म्स क्या है, यूरो VI इक्विवेलेंट एमिशन नॉर्म, और BSVI नॉर्म जो है ना, यूरो VI इक्विवेलेंट एमिशन नॉर्म, ये ध्यान देता है कि कोई प्रदूषण कितना गारे कर रही है। देखिए, सेंटर रिजेक्ट माइनिंग पुश चार्ज बिहाइंड अरावली डेफिनेशन, यानी सेंटर ने रिजेक्ट किया है पुश चार्ज बिहाइंड अरावली डेफिनेशन पर, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ से तो न्यूज में है, लेकिन एग्जाम के लिए हमको क्या पढ़ना है वो आप देख देंगे। देखिए यहाँ पे हमें एग्जाम के लिए स्टैटिक बनेगा। अरावली रेंज इज क्लासिफाइड विच टाइप ऑफ माउंटेन, यानी अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वत है। तो ये है हमारा ओल्ड फोल्ड पर्वत, यानी प्राचीन बलित अवशिष्ट पर्वत है। अगला है अरावली पर्वतमाला किस भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है। तो ये है हमारा प्रोटोरोजिक एरा से, ठीक है। अगला है अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है। तो ये है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। नई परिभाषा के अनुसार अरावली पहाड़ी की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। नई पहाड़ी के अनुसार अरावली पर्वत की न्यूनतम ऊंचाई 100 मीटर एबव लोकल रिलीफ है, ठीक है, यानी 100 मीटर के नीचे आप माइनिंग कर सकते हैं, जो कि इसी पर प्रोटेस्ट हो रहा है। अरावली रेंज अंडर द न्यू फ्रेमवर्क रिफर टू, नई रूपरेखा में अरावली पर्वतमाला का क्या अर्थ है, ठीक है। इसका अर्थ है कि 2 और मोर अरावली हिल्स विद इन 500 मीटर, यानी 2 या 2 से अधिक अरावली 500 मीटर के अंदर होना चाहिए, तभी उसको माना जाएगा जो अरावली पर्वत का भाग है। अरावली क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इसमें 90% संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन अभी भी माइनिंग नहीं रुक रहा है। कुल अरावली क्षेत्र को कितना प्रतिशत में खनन की अनुमति संभव है। तो इसमें है 0.19% में। अरावली से निकलने वाली कौन सी नदी अंतःप्रवाही है, इंडो हेरिक है। तो एक कौन सी नदी है, हमारा लुनी नदी, लुम्बी बोल देते हैं। अरावली को ग्रीन वॉल क्यों कहा जाता है, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें जो थार डेजर्ट है उससे रक्षा करती है। अगर ये नहीं रहता तो रेत से पूरे दिल्ली को ढक देती। उसके बाद है पर्यावरण है हमारा, एनवायरमेंट मिनिस्टर रिव्यू मेजर टू एड्रेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंप्लीट,
यानी कहने का मतलब कि ह्यूमन और जंगली जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको ध्यान में रखकर क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि लोग की सुरक्षा रहे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्योंकि अगर मानिए कोई बाघ आ रहा है तो जंगल के आसपास जो क्षेत्र है वहां पे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उससे बचने के लिए बाघ को मार देते हैं लोग, समझ रहे हैं ना। तो इससे क्या करना चाहिए इसको ध्यान में बताया गया है। तो अब आ जाइए यहाँ पे हम देखिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्वर्जेशन, ठीक है, इसको देख रेख करता है एनटीसीए प्रोजेक्ट एलिफेंट मीटिंग, यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट मीटिंग सुंदरबन में 21 दिसंबर 2025 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया और देखा गया एनटीए का रिपोर्ट के अनुसार। और हाई लेवल मीटिंग हुआ, ठीक है, इस पर कितना हुआ, चेयर भूपेंद्र यादव यानी जो इसके यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव वो भी थे इसमें। सुंदरबन टाइगर रिजर्व के वेस्ट बंगाल मीटिंग में भी थे। 28वां एनटीसीए मीटिंग थी यानी 28वां मीटिंग थी। और 22वां मीटिंग स्टीयरिंग कमेटी की वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, 3 प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट, और ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट को भी इसमें देखा गया है जो कि साइंस बेस्ड मैनेजमेंट करना चाहिए हमको, ठीक है, उसको साइंस बेस्ड मैनेजमेंट, केरमा ट्रैप, एआई अलर्ट, रेडियो कलरिंग। यानी देखिए एलिफेंट तो है ही, लेकिन जो ह्यूमन ये जो है टाइगर वो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा इसमें उजागर हुआ। और इसमें वो यही बताया गया कि हमें एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्रॉप डैमेज, यानी जो हाथियाँ हैं वो डैमेज करती हैं, रेल रोड और एक्सीडेंट होता है, रिव्यू ऑफ ड्राइवर ऑफ कंप्लीट, रीजनल मेटिव प्लान्स है, इसको कैसे किया जाए। और टाइगर से होने वाला तो आप देख ही हैं, टाइगर से क्या हो रहा है कि टाइगर में जो बाहर आएगा तो जानवरों को खाएगा, जो इंसान में उसको भी खा सकता है। तो इसमें देखा गया है कि लैंड स्केप लेवल प्लानिंग करना चाहिए, कॉरिडोर आउटसाइड टाइगर रिजर्व को भी ध्यान रखना चाहिए, स्पेशल प्रोजेक्ट लाना चाहिए कि मैनेजमेंट ऑफ टाइगर आउटसाइड टीआरएस, इसको ध्यान देना कि कोई भी टाइगर बाहर नहीं जाए। और अवेयरनेस पहुंचाना चाहिए, लाइवहुड प्लस यानी अवेयरनेस सबके अंदर होना चाहिए। फास्टर एंड ट्रांसपोर्ट कॉम्पेंसेशन मशीन, उसको भी करना चाहिए कि कोई भी चीज़ बहुत है। प्रोजेक्ट चीता, इसमें प्रोजेक्ट चीता को भी बात किया गया है जो कि 2022 में लाया गया है। एक्सपेंशन अप्रूव हो गया है, गांधी सागर WLF MP में है, इसको बनाया गया है। बनी ग्रासलैंड गुजरात में है जो कि प्रोजेक्ट चीता के लिए डेडिकेटेड है। और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कौन सी इसको देखरेख करती है, सोर्स कंट्री, जैसे इससे कंट्री कौन, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना। और एग्जाम फैक्ट के लिए हम देख सकते हैं फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट अफ्रीकन चीता से लाया गया है, एक्सिनोस जुबाच, ये वहाँ का भाषा है, वहाँ से लेकर आया गया है। अब देखिए टाइगर के बारे में बताया गया है। लास्ट सेंसस 2018 में भारत में कुल कितने टाइगर थे, 2967 टाइगर थे। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, 1992 में आया था। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और फोकस एरिया रहता है साउदर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे रिपू चिराग एलिफेंट रिजर्व असम में है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख सकते हैं कि एशियन एलिफेंट मैक्सिमम जो आया था 1972 में, इसको शेड्यूल 1 में घोषित किया गया है। और IUCN स्टेटस इन डेंजर है, यानी हाथियों की संख्या क्या घट रही है हमारे लिए, जो एग्जाम के लिए बहुत फैक्ट है बात। सुदर्शन टाइगर रिजर्व का भी इसमें बात किया गया है जो कि साउथ ऑफ नॉर्थ 24 परगान है, वेस्ट बंगाल में। और वर्ल्ड ओनली मैंग्रोव इकोसिस्टम विथ टाइगर, और जो हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है उसको 1937 में इसको शामिल किया गया था। और रामसर साइट में भी ये शामिल है। एडेप्टेशन है कि टाइगर हेयर एक्सलेंट स्विमर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। अब NTCA के बारे में देखेंगे। NTCA क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, फॉर्म है 2005, और टाइगर टास्क फोर्स है, अप्रूव टाइगर कन्वर्सेशन प्लान, ये सब वहाँ पे दिया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है इसको उसमें लीगल बैकबोन है, इसको लाया गया था 1972 में। बेसिस फॉर NTCA प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट, इसके बेसिस पर फिर 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया गया था। तो ये सब हमारा न्यूज देखिए यहाँ पे किया गया है कि SPD जस्टिस इंक्लूड कंज्यूमर सीकिंग रिगार्ड अगेंस्ट सेलर। कहने का मतलब जो कंज्यूमर जस्टिस है हमारा, इसमें बहुत ही गिरावट है। लोग किसी सेलर को एथी करते हैं, जाकर केस करते हैं, तो उसमें कोई फैसला नहीं आता है, और सेलर ऐसे ही बच रहे हैं कि उल्टा सीधे सामान्य लोगों को बेच रहे हैं। तो इसमें हमें जस्टिस डिले हो रहा है। और इसरो ने सेट किया लॉन्च मोबाइल ब्रॉडबैंड सेटेलाइट, और इसको भी इसरो के बारे में भी है, तो इसको दोनों आर्टिकल को हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए वही है न्यूज,
कहने का मतलब जुडिशियल वैकेंसी, प्रोक्लेम डिले और कंज्यूमर कोर्ट में भारी बैकलॉग है। बहुत सारा इसमें सिचुएशन है। अब देखिए, अभी तक केस पेंडिंग है 30 जनवरी 2024 तक 5.43 लाख। वैकेंसी आ रहा है 19 अगस्त 2025 में, और अभी वैकेंसी क्या है, बहुत कम है। स्टेट कमीशन 18%, 18 प्रेसिडेंट और 22 मेंबर है, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 218 प्रेसिडेंट हैं और 518 मेंबर हैं, जो कि बहुत कम है। लीगल मैंडेट होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत सेक्शन 38(7) में नो टेस्टिंग, कोई भी टेस्टिंग नहीं है 3 मंथ के लिए। टेस्टिंग एनालिसिस नीडेड, और 5 मंथ हमें टेस्टिंग एनालाइज करना चाहिए उसको। स्टैटिक जीके से जोड़ कर देखेंगे तो 3 टायर स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और देखिए पिक्यूनरी जुरिडिक्शन है। डिस्ट्रिक्ट में 50 लाख से अभी क्या है, बहुत कम। ऐसे किसी स्टेट में 50 से लेकर 2 करोड़ तक ले है पूरे स्टेट में। नेशनल में 2 करोड़ से भी लमसम थोड़े से ही कम है कैसे। और देखिए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट 15 मार्च को एग्जामर, और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब है। उसके बाद देख सकते हैं हम यहाँ पे वर्ल्ड लाइफ है। उसके बाद आपका यहाँ पे इसरो से रिलेटेड है, स्पेस टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक। इसरो LV-M3 M6 टू लॉन्च ब्लू बर्ड ब्लॉक सैटेलाइट। लॉन्च डेट है 24 दिसंबर 2025 को लॉन्च करेगा। इसका मिशन डिटेल्स है कमर्शियल लॉन्च फॉर SST स्पेस मोबाइल USA, और ऑब्जेक्टिव है हाई स्पीड से सेलुलर ब्रॉडबैंड और डायरेक्टली टू नॉर्मल स्मार्टफोन, और नॉर्मल स्मार्टफोन से डायरेक्टली, नो एक्स्ट्रा हार्डवेयर, बिना एक्स्ट्रा हार्डवेयर के मोबाइल से डायरेक्ट अपना कनेक्ट हो जाए। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 क्या है, लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इन लियो। स्टैटिक जीके से इसको कैसे देख सकते हैं, LV-M3 इंडिया हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है, समझ रहे, इससे इसको लॉन्च किया जाएगा। फॉर्मर नेम है GS LV-M3, और लियो का अर्थ है लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि 160 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में आता है। डायरेक्ट टू सेल, और टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट सेल्स, नो सैटेलाइट डिश रिक्वायर है। हेल्प ब्रिज डिजिटल वाइड है। तो ये रहा हमारा द हिंदू के जितने भी करेंट अफेयर था, वो आज के लिए इतना ही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब। अगर आपको अच्छा लगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।